नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे से जा रहे होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूं। और आज हम ड्राइंग एंड पेंटिंग सैद्धांतिक का जो पेपर होने वाला है कल 6 तारीख को, उसका सैंपल पेपर 3 लेकर के आए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि सैंपल पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसे मात्र एक सहयोग मानिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग का सैद्धांतिक का सैंपल पेपर 3। तो आप सबको जैसे मालूम ही है कि इस पेपर के लिए हमें 3 घंटे दिए जाते हैं और इसका जो पूर्णांक होता है वो 30 नंबरों का होता है। अब देखिए यहाँ पर खंड क जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, उसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली का है। अब यहाँ पर चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये एक चित्र पूछा गया है, तो ये किस शैली का है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको मुगल, दक्षिण, पहाड़ी और राजस्थानी। तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये दक्षिण शैली का चित्र है। अब यहाँ पर ये भी किया जा सकता है कि इस चित्र की जगह पर कोई भी चित्र लिखा जा सकता है और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सी शैली का चित्र है। तो आप जितने भी चित्र हैं आपके सिलेबस में उन सबको याद रखिएगा कि वो किस शैली के चित्र हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, इनमें से मूर्ति शिल्प कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास मूर्ति शिल्प भी दिया गया है, ग्राफिक प्रिंट्स भी दिए गए हैं और पेंटिंग्स भी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए मूर्ति शिल्प पूछा हुआ है, तो इनमें से एक कोई ना कोई एक मूर्ति शिल्प का उदाहरण होगा। तो देखिए यहाँ पर विकल्प ऑफ वॉल्स, देवी, भंवर और चतुर्मुखी। तो मूर्ति शिल्प इन चारों में से जो है वो है चतुर्मुखी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहचान भी होनी चाहिए कि जो भी हमें विकल्प दिए गए हैं उनमें ग्राफिक प्रिंट्स कौन से हैं, मूर्ति शिल्प कौन सा है, या जो मिनिएचर पेंटिंग है वो कौन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय ध्वज का अनुपात क्या है। ठीक है, अब देखिए भारतीय ध्वज से रिलेट करके हमेशा पुराने अगर आप पेपर भी देखेंगे तो हमेशा भारतीय ध्वज से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो 1 नंबर में हो या 3 नंबर में हो या 5 नंबर का हो। ठीक है, तो भारतीय ध्वज से रिलेट करते हुए जितने भी फैक्ट हैं उनको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर भारतीय ध्वज का अनुपात पूछा गया है, तो विकल्प है 3:4, 3:2, 3:3 और 3:5। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा आप, 5 है ये। तो भारतीय ध्वज का जो अनुपात है वो होता है 3:2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब खंड ख देखिए, निश्चित उत्तरीय, जिसका उत्तर आपको एक शब्द में दे सकते हैं या एक वाक्य में दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब वास्तु चित्रण का संबंध किस शैली से था, ये पूछा गया है। तो वास्तु चित्रण का संबंध किस शैली से है, तो आप लिख सकते हैं बंगाल शैली। ठीक है, तो बंगाल शैली से वास्तु चित्रण का संबंध था। तीसरा प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली का चित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बनी ठनी जो है चित्र, इस बनी ठनी चित्र से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में हो, लॉन्ग आंसर में हो या शॉर्ट आंसर में हो। ठीक है, या फिर विकल्पीय प्रश्न में हो। तो बनी ठनी को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, बनी ठनी से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो बनी ठनी चित्र किस शैली का चित्र है, तो ये चित्र है किशनगढ़ शैली का। ठीक है, तो आपको बनी ठनी से रिलेट करते हुए जितने भी फैक्ट हैं सबको ध्यान में रखना होगा। चौथा जो प्रश्न है इसमें, मंसूर किस शैली का चित्रकार था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मंसूर के बारे में पूछा हुआ है, तो मंसूर किस शैली का चित्रकार था, तो मंसूर था मुगल शैली का चित्रकार। अब यहाँ पर हो सकता है मंसूर की जगह पर कुछ भी नाम डाल दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बिशनदास भी डाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मोलाराम तोमर भी डाला जा सकता है, यहाँ पर मनकू भी डाला जा सकता है, चैतू डाला जा सकता है, सेवक राम डाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वरी प्रसाद डाला जा सकता है। तो ये जो नाम हो, यहाँ पर जो नाम है, इस नाम को बदल करके प्रश्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मोलाराम तोमर होगा तो यहाँ पर गढ़वाल शैली उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर सेवक राम होगा तो कंपनी शैली आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा चित्रकार का नाम कि वो किस शैली से संबंध रखता है। ठीक है, खंड गौ लघु उत्तरीय प्रश्न वाला है।
अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न देखिए, छापा चित्रों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो जितने भी आपके ग्राफिक प्रिंट्स हैं, जितने भी आपके ये छापा चित्र आपको सिलेबस में दिए गए हैं, उनको पढ़िएगा। और छापा चित्र होते क्या हैं, उनको बनाने की तकनीक क्या होती है, ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। छठा प्रश्न है, किशनगढ़ शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, किशनगढ़ शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, तो पूरा का पूरा आपको किशनगढ़ शैली का इतिहास पता होना चाहिए। राजा सावंत सिंह से लेकर के जो उनकी दासी थी बनी ठनी, और किस प्रकार से उन्होंने जो है संन्यास लिया, उसके बाद वो वृंदावन गए, और किशनगढ़ शैली में कैसे चित्र बनाए गए, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किशनगढ़ शैली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी शैली लिखी जा सकती है। यहाँ पर गढ़वाल शैली भी लिखी जा सकती है, यहाँ पर कांगड़ा लिखी जा सकती है, यहाँ पर बसोली, चंबा, कुल्लू, मंडी, कोटा, बूंदी शैली लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सातवां प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पर मुगल चित्रकला के पतन के क्या कारण थे, तो आप जो भी कारण रहे, जैसे कि अकबर के समय से पोथी चित्रण चलता हुआ आया, जहांगीर के समय में भी अच्छे चित्र बने, इसलिए जहांगीर के समय को मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग बोला जाता है। जो शाहजहां थे, उन्हें चित्रकला में थोड़ी रुचि थी, लेकिन वास्तुकला में ज़्यादा रुचि थी। और उनके बाद शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आता है, तो क्योंकि वह कट्टर इस्लामिक शासक था, तो धीरे धीरे करके जो औरंगजेब का शासनकाल था, वहाँ से मुगल चित्रकला पतन की ओर बढ़ जाती है। तो आप जो भी कारण समझते हैं औरंगजेब के समय में, उन सबको इसमें लिख दीजिएगा। तो ये पतन के कारण आपको पता होने चाहिए। खंड घ है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व और कला पर प्रकाश डाले। तो आपको मकबूल फिदा हुसैन का जो व्यक्तित्व है, कि कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई, किस कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ली, ठीक है, और उन्होंने जो आरंभिक जीवन में क्या क्या किया, फिल्म के पोस्टर भी बनाए, फर्नीचर डिजाइन का काम भी किया, और उनकी कला पर प्रकाश डाल लिए। तो कला, उनकी जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनके बारे में लिख दीजिए आप, कि उन्होंने मदर टेरेसा बनाई, अमिताभ बच्चन बनाए, माधुरी दीक्षित पे बनाए, और ढोलकिया, घोड़ा, इस तरीके से जितने भी उनके चित्र हैं वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने जो हिंदू देवी देवताओं के जो नग्न चित्र बनाए थे, उनसे भी विवादों में आ गए थे। क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है, तो आप शॉर्ट आंसर नहीं लिखिएगा। आप जितना कुछ जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन के बारे में, यहाँ तक कि ये भी लिख सकते हैं आप कि उन्होंने गजगामिनी और मीनाक्षी द टेम्पल ऑफ लव, जितनी भी फिल्में बनाई उन्होंने, 2-3 फिल्में हैं उनकी, उनके अगर नाम भी लिख देते हैं, तो एग्जामिनर के मन पर आपके लिए अच्छा जो है छाप छूटेगी, और वो आपको नंबर भी अच्छे से देंगे। देखिए, 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय चित्रकारों की क्या भूमिका थी। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और हर 1 या 2 साल के बाद ये रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें जो है भारतीय चित्रकारों की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलनों में, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इस प्रश्न को बताया था। तो आप जो भारतीय चित्रकार हैं, जो आधुनिक समय में स्वतंत्रता के जो पूर्व जो चित्रकार थे, उनके बारे में पढ़िए। उनकी जो कृतियां हैं, उन्होंने किस तरीके से जो चित्र बनाए थे, जिनको देख करके देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत हुई। तो ये सारी की सारी चीजें इस प्रश्न के उत्तर में आपने लिखनी है। 10वां प्रश्न है, पहाड़ी शैली के उद्भव और विकास पर विस्तार से लिखिए, और शैलियों के नाम भी बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर पहाड़ी शैली का उद्भव और विकास कब हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो पहाड़ी शैली के केंद्र कौन से थे वो लिखने हैं आपको, और विस्तार से उनके बारे में बताना है, और शैलियों के नाम भी बताने हैं आपको। अब शैलियों में जैसे यहाँ पर पहाड़ी शैली है, तो आप उसमें पहाड़ी शैली की जितनी भी उपशैलियाँ हैं, चाहे वो जम्मू है, बसोली है, कुल्लू है, कांगड़ा है, और गढ़वाल है, ठीक है, मंडी है, चंबा है, ये सारी शैलियों के आप नाम लिख देंगे, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर पहाड़ी शैली लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर राजस्थानी शैली भी लिखा हो सकता है। ठीक है, राजस्थानी शैली आता है, तो उसकी शैलियाँ आपको राजस्थान वाली ही लिखनी होंगी। जैसे बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, मेवाड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राजस्थानी शैलियों के नाम लिखने होंगे। अगर यहाँ पर दक्षिण शैली लिखा होगा, तो फिर गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर,
और हैदराबाद आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा जो हमने सैम्पल पेपर 3 बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जा रहे होंगे और आप ड्राइंग एंड पेंटिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, वो भी बेनिफिट उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।